आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। यहाँ देखिए दो परिवार के बारे में बता रहा है कि दो परिवार आर्थिक रूप से किस प्रकार से एक दूसरे से अलग है। ठीक है, इस स्थान पे हम लोग देखिए रजनी झारखंड के एक छोटे गांव में अपने माता पिता और दो भाइयों के साथ रहती है। ठीक है, और उनका जो व्यवसाय रहता है वो जंगलों पर ही निर्भर रहता है। दातून, पत्ते, लकड़ियाँ तथा जंगली फल इकट्ठा करके वो बाजार में बेचती है और उन्हीं से उनका भरण पोषण होता है। वो अपनी माता का हाथ बटाती है और साथ में वो जो कृषि कार्य करती है। पथरीली भूमि पर बरसात के मौसम में मोटा अनाज अर्थात मक्का, रागी का ही उत्पादन कर पाती है, जिनसे उनको साल भर के लिए पर्याप्त नहीं हो पाता है। ठीक है, और देखिए दूसरी ओर हरमनीत कौर जो पंजाब के एक गांव में रहता है, उनका जो व्यवसाय रहता है वो बहुत ही अच्छा रहता है। गांव की ज़मीन समतल तथा उपजाऊ है। उनके पिता के पास 10 एकड़ का फार्म है। ठीक है, उस पर वो आधुनिक रूप से वो कृषि कार्य करते हैं। गेहूं का उत्पादन, धान उत्पादन, इस तरह से उनका जो उत्पादन क्षमता है वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, उसके साथ साथ उनके पास फार्म हाउस है, बागान है, फिर डेयरी फार्म है। ठीक है, और वो जो हरमीत है वो डेली क्या करती है, स्कूल जाती है। और ये जो स्थिति दोनों परिवार में डिफरेंस विभिन्नता देखते हैं, ये इनकी भूमि की गुणवत्ता, जल, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति की भिन्नता आदि के कारण ये देखने को मिलता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे भूमि। ठीक है, भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का 30% भाग भूमि है। ठीक है, मतलब पूरा वर्ल्ड में जो 30% भाग है वही भूमि है। यहाँ पर आप लोग देख के समझिए। देखिए ये पूरा वर्ल्ड का भूभाग है। ठीक है, और 30% जो भाग है वो भूमि है। ठीक है, और 30% भाग में क्या 90% जनसंख्या निवास करती है और 70% जो भाग है उस स्थान पे लोग नहीं रहते। ठीक है, कम से कम 10% जनसंख्या ही निवास करते हैं। हम लोग जानते हैं ना कि पृथ्वी पे लगभग 30% भाग पे भूमि है और 70% भाग पे क्या है, जल पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए भूमि तथा जलवायु में विभिन्नता के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण भी अलग अलग पाया जाता है। किस तरह से, अगर वहाँ पर का भूमि अच्छा है, उत्पादन अच्छा देता है, तो उस स्थान पे लोग अपना जीवन यापन करना पसंद करते हैं। लेकिन जिस स्थान की भूमि अच्छा नहीं है, उपजाऊ क्षमता अच्छा नहीं है, तो उस स्थान पर लोग ज़्यादा निवास नहीं करते हैं। जैसे यहाँ देखिए पहाड़ी, दलदल, उबड़ खाबड़ स्थलाकृति, मरुस्थल तथा सघन वन क्षेत्र या तो विरल निर्जन क्षेत्र में बहुत कम लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। क्योंकि यहाँ की जो मृदा है ये उपजाऊ नहीं है, जिसके कारण लोगों को इनसे लाभ नहीं हो पाता है, जिसके कारण यहाँ लोग कम निवास करते हैं। ठीक है, आगे देखिए जिस स्थान का जो मृदा होता है, खासकर नदी घाटियों के आसपास जो उपजाऊ मृदा पाया जाता है, वहाँ लोग अधिकतर जीवन यापन करना पसंद करते हैं। अर्थात वहाँ जो अधिक जनसंख्या पाया जाता है, क्योंकि वहाँ की जो मृदा है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, जिसके कारण लोग उस स्थान पर रहते हैं ताकि आसानी से उनका जीवन यापन हो सके। ठीक है, आगे देखिए भूमि उपयोग। किस तरह से हम लोग अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भूमि का क्या करते हैं, विभिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग में लाते हैं। यहाँ देखो ये भूमि का प्रयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। जैसे वानिकी हो गया, फलों की खेती से संबंधित कार्यों के लिए भूमि का उपयोग किया जाता है। ये जो भूमि का जो उपयोग है वो भौतिक कारकों पर भी प्रभावित करता है और मानवीय कारकों पर भी क्या करता है, प्रभावित करता है। जैसे भौतिक कारक जो प्राकृतिक द्वारा निर्मित कारक होते हैं, स्थलाकृति हो गया, जलवायु, मृदा, खनिज, तापमान, इस पर क्या करता है, ये प्रभावित करता है। और जिस स्थान की जो क्लाइमेट होगा, जो अच्छा रहेगा, उस स्थान पे ही लोग क्या करेंगे, ज़्यादा निवास करना पसंद करेंगे। ठीक है,
और ये कहता है मानवीय कारक, जैसे जनसंख्या हो गया, प्रौद्योगिकी हो गया, ये सब मानवीय कारक के अंतर्गत आता है। मानव क्या करता है, अपने क्रियाकलापों के साथ तकनीकी विकास करके वो क्या करता है, निरंतर विकास की ओर आगे बढ़ता है, ठीक है। और नए नए चीज़ों का क्या करता है, आविष्कार करता है और निरंतर देश में आगे बढ़ता है, और जिससे हम उनकी आर्थिक स्थिति का क्या लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि वो आर्थिक रूप से निरंतर संपन्नता की ओर बढ़ते जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए आप लोग, विश्व एवं भारत में भूमि उपयोग कितना प्रतिशत भाग में हम लोग क्या करते हैं, भूमि का उपयोग करते हैं 100 में, ठीक है। देखिए विश्व में कृषि योग्य भूमि 11%, चारागाह के लिए 26%, वन क्षेत्र 31% और अन्य कार्य हेतु 32%, ठीक है। इसी तरह भारत में कृषि योग्य भूमि है 57%, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भारत में अधिकतर लोग क्या करते हैं, अपने जीवन यापन के लिए कृषि पर ही निर्भर रहते हैं। चारागाह के लिए 4%, वन के लिए 22% और अन्य 17%। इसी तरह से हम लोग झारखंड में भी देख सकते हैं, झारखंड में कृषि उपयोग हेतु भूमि कितना प्रतिशत में पाया जाता है, कृषि योग्य भूमि 23%, वन 29%, चारागाह 1%, परती भूमि 26% और अन्य 21%, ठीक है। समझ में आ गया। इसको आप लोग पाई चार्ट के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, स्वामित्व के आधार पर भूमि को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, एक है निजी भूमि और दूसरा है सामुदायिक भूमि, ठीक है। निजी भूमि किसे कहते हैं, निजी भूमि में भूमि वो व्यक्ति के हाथ में ही रहता है, ठीक है, मतलब पर्सनल, वो भूमि का वो स्वयं उसका क्या होता है, मालिक होता है, और उसका लाभ या हानि जो भी होता है भूमि के द्वारा उत्पादन का, वो स्वयं ही उसका हकदार होता है, ठीक है। इसे हम निजी भूमि के अंतर्गत रखते हैं। और सामुदायिक भूमि, सामुदायिक भूमि मतलब समुदाय के सभी लोग क्या करते हैं, एक साथ समाज के लोग मिलजुल कर उस भूमि का क्या करते हैं, उपयोग में लाते हैं। जैसे खेल का मैदान हो गया, ठीक है, पार्क हो गया, ये सब समुदाय भूमि के अंतर्गत आता है। आगे देखिए, इस स्थान पे जनसंख्या तथा उसकी मांग हमेशा बढ़ती रहती है। हम जान रहे हैं ना, निरंतर जनसंख्या किस रीति से रफ्तार के साथ क्या कर रही है, बढ़ रही है। लेकिन जनसंख्या बढ़ रही है, उसके साथ उनकी आवश्यकता भी बढ़ रही है। आवश्यकता तो बढ़ रही है, लेकिन संसाधन में कमी हो रहा है। भूमि की जो उपलब्धता है वो सीमित है, मतलब भूमि नहीं बढ़ रही है, जिसके कारण उनका जो मांग है, जो भार है, वो बहुत ज़्यादा भूमि पर क्या हो रहा है, डिपेंड हो जा रहा है, मतलब उस पर भार पड़ रहा है, ठीक है। और विभिन्न कार्य के हेतु हम लोग क्या कर रहे हैं, भूमि का प्रयोग में ला रहे हैं। एक देखिए यहाँ पर जो 2 प्रकार भूमि के बारे में बताया गया है, एक है बंजर भूमि और एक है गैर कृषि प्रयोजन के लिए हम लोग क्या करते हैं, भूमि का उपयोग करते हैं, ठीक है। बंजर भूमि हम लोग बंजर भूमि के अंतर्गत रख सकते हैं, जैसे हो गया पहाड़ों की चट्टानें, सूखी हुई भूमि तथा मरुस्थलीय भूभाग को हम लोग बंजर भूमि के अंतर्गत रख सकते हैं। और गैर कृषि प्रयोजन योग्य भूमि बस्तियों के निर्माण करने, रेल मार्ग, सड़क मार्ग, उद्योग धंधे को बढ़ावा देने, व्यापारिक क्रियाकलाप हेतु हम लोग गैर कृषि प्रयोजन हेतु भूमि को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। देखिए आगे, हम लंबे समय से लगातार भूमि संरक्षण के साथ साथ उसके प्रबंधन की भी अवहेलना करते आ रहे हैं ना। हम निरंतर भूमि प्रबंधन हमें करना चाहिए, उसका संरक्षण करना चाहिए, लेकिन हम लोग इसको ध्यान नहीं दे रहे, बल्कि अपनी आवश्यकता हेतु हम लोग करके क्या कर रहे हैं, निरंतर हम लोग वातावरण का जो पर्यावरण है उसका क्या कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, ठीक है। निरंतर पेड़ पौधों का कटाई करते जा रहे हैं, जिसके कारण से क्या हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषित होते जा रहा है, ठीक है। फलस्वरूप भू संसाधनों के निम्नीकरण को बड़ी आसानी से देखा जाता है, जिसके कारण हम लोग जो भूमि के निम्नीकरण है, जिसमें जो भूमि की जो उपजाऊ क्षमता है उसमें निरंतर कमी देखने को मिल रहा है, ठीक है। आगे देखिए, आज वन भूमि तथा कृषि योग्य भूमि का बड़ी पैमाने पर विनाश हो रहा है ना। निरंतर जो वन भूमि हम लोग देखते हैं या तो कृषि योग्य जो भूमि है उसका निरंतर क्या हो रहा है, विनाश होते जा रहे हैं। किस तरह से, आज बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों के समाप्त होने का खतरा पैदा हो गया है। इस कारण समाज एवं पर्यावरण पर गंभीर आपदा का खतरा भी है। इसका संरक्षण करना जरूरी है, ठीक है। किस तरह से हम लोग भूमि
भूमि तथा कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश कर रहे हैं। वन भूमि ना, जो भूमि में वन लगाना चाहिए, तो जो भूमि में कृषि कार्य करना चाहिए उस भूमि में लोग कृषि कार्य नहीं करके वो क्या कर रहे हैं, घरों को बना रहे हैं, रेल लाइन बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, मतलब अलग अलग प्रयोजन हेतु क्या कर रहे हैं, जो अच्छा भूमि है उसको लोग उपयोग में ला रहे हैं, जिससे कि निरंतर इसमें क्या होते जा रहा है, कमी आते जा रहा है ये उपजाऊ क्षमता में। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर ही भूमि संसाधन के संरक्षण के तरीके, क्या क्या भूमि संरक्षण के तरीके। पहला है वनोन्मूलन, वनोरोपण। हम लोग को निरंतर संसाधन का संरक्षण हेतु वनों को क्या करना चाहिए, पेड़ पौधों को लगाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा वातावरण को शुद्ध रह सके। ठीक है, आगे देखिए रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों का कम प्रयोग करना चाहिए। जो हम लोग कृषि कार्य के लिए रासायनिक कीटनाशकों या तो उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, इसको हम लोग को लिमिट पर करना चाहिए, अर्थात कम करना चाहिए। ठीक है, अतिचारण पर रोकना, हम लोग को जो पशु चारण करते हैं वो हम लोग को रोक लगाना चाहिए, मतलब जितना आवश्यकता है उतना ही चराना चाहिए, उससे ज़्यादा हम लोग को नहीं चलाना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए खनन के साथ खाली खदानों को भरना। खनन कार्य जो हम लोग करते हैं, खुदाई करते हैं, तो उसके साथ उसके बाद हम लोग यूं ही भूमि को छोड़ देते हैं। यूं ही हम लोग को नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उसको हम लोग को क्या करना चाहिए, भरना चाहिए। ठीक है, ताकि उससे हम लोग भूमि की जो ये उर्वरक क्षमता उसको क्या कर सके, बचा के रख सके। ठीक है, आगे देखिए मृदा। मृदा किसे कहते हैं, भूप्रपट्टी की ऊपरी परत को हम लोग क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं, जो पौधों के विकास एवं वृद्धि के लिए माध्यम प्रदान करती है। ठीक है, मृदा का निर्माण जैव चट्टानों तथा चट्टानों से प्राप्त खनिज कणों से होता है। ठीक है, यह अपक्षय की प्रक्रिया द्वारा बनती है। मृदा के प्रकार स्थलाकृति से तथा मृदा की उर्वरता जैव पदार्थ व खनिज के मिश्रण से निर्धारित होता है। ये देखिए, ठीक है, इस स्थान पे देखिए अपक्षय की प्रक्रिया। अपक्षय की प्रक्रिया किसे कहते हैं, अपक्षय में देखिए तापमान परिवर्तन, पौधे, प्राणियों और मनुष्य द्वारा अनवरित शैलों का हटना या क्षय होना ही क्या कहलाता है, अपक्षय क्रिया कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए मृदा निर्माण के कारक। मृदा निर्माण के कौन कौन से कारक है, इसमें देखिए जनन शैल का स्वरूप, स्थलाकृति, जलवायु, जैव पदार्थ की भूमिका तथा मृदा संगठन। इसमें देखिए जनन शैल किसे कहते हैं, जनन शैल मतलब जिस शैल के ऊपर में जीवन पाया जाता है। ठीक है, शैल है, शैल के ऊपर में मृदा पाया जाता है। ठीक है, और मृदा से ही क्या कहते हैं, जीवन प्रारंभ होते हैं। ठीक है, उसी के हम लोग जनन शैल कहते हैं। जिस स्थान में मृदा स्थलाकृति अच्छा होगा, जलवायु पर्याप्त मिलेंगे, तापमान अच्छे रहेंगे, उसी स्थान में क्या होगा, मृदा का भी विकास होगा, मृदा को प्रभावित करेगा। ठीक है, आगे देखिए मृदा परिच्छेदिका। मृदा परिच्छेदिका किसे कहते हैं, मृदा की ऊपरी परत के आधार चट्टान एक 3 स्तर पाए जाते हैं। ये देखिए 3 स्तर पाए गए हैं। ठीक है, मृदा के इन स्तरों को अनुप्रस्थ काट को ही हम मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। ठीक है, मृदा परिच्छेदिका, इसको हम लोग थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे कि मृदा परिच्छेदिका होता क्या है। देखिए ये मृदा परिच्छेदिका है। ठीक है, मृदा का ये सबसे निचली परत है। ठीक है, इसको हम लोग जनन चट्टान या तो जनन शैल के नाम से जानते हैं, मतलब जनन मतलब जीवन। ठीक है, इस स्थान पे जीवन पाया जाता है। ये क्या है, सबसे पहले क्या है, चट्टान है, और चट्टान क्या करता है, वातावरण की पारस्परिक क्रिया के साथ ये क्या करता है, कार्यों को करता है। ठीक है, इसमें देखिए अपक्षयी चट्टानी पदार्थ, ये अपक्षयी चट्टानी पदार्थ मतलब अत्यधिक तापमान पड़ने के कारण ये क्या होता है, इसका जो आकार रहता है उसमें तापमान पड़ने से क्या होता है, ये होने लगता है, गलने लगता है। ठीक है, उसके बाद फिर ये तापमान कम पड़ता है तो फिर सिकुड़ जाता है, और ये क्रिया चलते रहता है। ठीक है, और अत्यधिक तापमान पड़ने के कारण या तो हवा या तो बारिश के कारण फिर ये क्या होता है, ये छोटी छोटी टुकड़ों में क्या हो जाता है, बट जाता है। ठीक है, बटने के पश्चात पालू गाद कले के साथ उप मृदा का निर्माण करता है। ये मृदा का क्या करता है, ये निर्माण करता है। फिर ये देखिए ये जो भाग है ये क्या है,
है ह्यूमस, ठीक है, मतलब मृदा का निर्माण हो जाता है। इसमें उपजाऊ पदार्थ पाए जाते हैं और उपजाऊ पदार्थ के साथ ही क्या होता है, वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा, यहाँ पर पेड़ पौधा क्या करने लगते हैं, उगने लगते हैं। इसी को हम मृदा की परिच्छेदिका कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए मृदा का वर्गीकरण। मृदा को मुख्यतः 6 भागों में बांटा गया है, ठीक है। यहाँ देखिए पहला में जड़ोल मृदा। जड़ोल मृदा किसे कहते हैं, यह हमारे देश का महत्वपूर्ण मृदा है और ये उत्तरी मैदान में पाया जाता है, ठीक है। इसका निर्माण गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों से हुआ है, ठीक है। और उस स्थान का जो मृदा है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है और कृषि कार्य के लिए उपयुक्त होता है, ठीक है। एक सक्रिय गलियारे के द्वारा यह मृदा गुजरात और राजस्थान तक फैली हुई है, ठीक है, जड़ोल मृदा। दूसरा में देखिए लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा किसे कहते हैं, लेटेराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है जिसका अर्थ ईट होता है, ईटा होता है, ठीक है। लेटेराइट मृदा अधिक वर्षा और उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में विकसित होता है। यह मृदा कॉफ़ी, चाय, काजू जैसे फसलों के लिए क्या होता है, उपयुक्त होता है। आगे देखिए तीसरा में लाल मृदा और पीली मृदा। लाल मृदा और पीली मृदा किसे कहते हैं, यह मृदा दक्कन पठार के पूर्वी तथा दक्षिणी भागों में पाया जाता है। यह मृदा खासकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, गंगा मैदान के दक्षिणी छोर तथा पश्चिमी घाट के पहाड़ी पथ पर ये पाया जाता है, लाल मृदा और काली मृदा। आगे देखिए काली मृदा, ठीक है। इन मृदाओं का रंग काला होने के कारण ही इसकी काली मृदा कहा जाता है, ठीक है। इसे रेगन मृदा भी कहते हैं। ये जो मृदा है ये कपास के लिए उपयुक्त माना जाता है, ठीक है। और इसमें जो नमी धारण करने की क्षमता होता है वो बहुत अधिक होती है, ठीक है। आगे देखिए मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा लाल और भूरे रंग की होती है। यह मृदा भारत के मरुस्थलीय इलाकों में पाई जाती है, ठीक है। आमतौर पर यह मृदा रेतीली तथा लवणीय होती है। जैसे देखते हैं हम लोग कि राजस्थान में इस तरह की मृदा की प्रधानता होती है, ठीक है। आगे 6 नंबर में है वन मृदा। यह मृदा पहाड़ी तथा पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर्याप्त वर्षा उपलब्ध होती है, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है। यहाँ आप लोग देख के पता लगा सकते हैं, देख लीजिएगा कि किस स्थान में मृदा पाया जाता है, ठीक है। आगे देखिए इस स्थान में मृदा की निम्नीकरण। मृदा में भी क्या हो जाता है, उपजाऊ क्षमता कमी हो जाने के कारण उनमें निम्नीकरण आ जाता है, ठीक है। जब मृदा की उत्पादकता में कमी आती है तो मृदा का निम्नीकरण होता है, ठीक है। सामान्यतः मृदा का निम्नीकरण तब होता है जब मृदा से जल का अभाव होता है, मृदा अपरदित होती है तथा मृदा जल प्रदूषित हो जाती है ना। मृदा में यदि जल की कमी को देखा जाता है तो इसमें निरंतर धीरे धीरे करके क्या हो जाता है, इसमें कमी आने लगता है, जो मृदा में उपजाऊ क्षमता अधिक रहता है उसमें। आगे देखिए मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारण, किस कारण से मृदा का निरंतर क्या होते जा रहा है, निम्नीकरण होते जा रहा है, मृदा की उपजाऊ क्षमता में कमी आते जा रही। पहला देखिए वनोन्मूलन, निरंतर पेड़ पौधों की कटाई के साथ ही मृदा में क्या होते जा रहा है, कमी आते जा रहा है उसकी उपजाऊ क्षमता में, ठीक है। दूसरा देखिए अतिचारण, अत्यधिक पशुओं को चराने से भी क्या हो रहा है, मृदा में निम्नीकरण हो रहा है, ठीक है। तीसरा देखिए रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग। लोग कृषि कार्य करने के लिए रासायनिक खादों का अत्यधिक प्रयोग करते हैं और कीटनाशक छिड़काव करते हैं जिससे कि मृदा में कमी आते जा रहा है। हम लोग को क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक खादों का क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए ताकि हम इस निम्नीकरण को क्या कर सके, बचा सके। आगे चौथा में देखिए भूस्खलन और बाढ़ ना। भूस्खलन से क्या होता है, भूस्खलन से या तो ज्वालामुखी या तो भूकंप के कारण पृथ्वी का जो निचली परत रहता है वो घसकने लगता है, ठीक है, घसकने लगता है जिससे कि बाढ़ प्रक्रिया होने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान मृदा का जो उपजाऊ क्षमता रहता है वो चला जाता है, ठीक है, प्रवाह के कारण, जिससे भी मृदा का निम्नीकरण होता है। आगे देखिए वर्षा दोहन, अत्यधिक वर्षा के कारण भी जो उपजाऊ क्षमता रहता है वो उसे क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, जिसके कारण भी मृदा का निम्नीकरण होता है, ठीक है। आगे देखिए मृदा संरक्षण की कुछ विधियाँ, क्या क्या विधि है। पहला देखिए समोच्च रेखीय जुताई। समोच्च रेखीय जुताई के कारण भी मृदा संरक्षण किया जा सकता है, ठीक है।
इसमें देखिए इस विधि में ढालू स्थानों पर समोच्च रेखाओं पर मेड़ बनाकर लंबे ढाल को छोटे छोटे भागों में बदल दिया जाता है, जिसके कारण पानी एक साथ तेजी से कटाव करने की बजाय विभिन्न स्थानों पर समाता जाता है। इसमें आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं ना, देखिए इस तरह का प्रक्रिया देखने को मिलता है, ठीक है। और इससे है कि मेड़ बनाने के कारण क्या होता है, मृदा का जो बहाव रहता है वो जल जो उपजाऊ क्षमता रहता है वो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित नहीं हो पाता है, जिससे कि हम लोग मृदा का संरक्षण कर सकते हैं, ठीक है। और ये खासकर पहाड़ी भागों में देखने को मिलता है, ठीक है। सेकेंड में देखिए रक्षक मेखलाएँ। रक्षक मेखलाएँ खासकर तटीय और शुष्क प्रदेशों में, ठीक, जैसे कि राजस्थान हो गया, इस स्थानों में क्या किया जाता है, पवन या तो हवा के प्रवाह से रोकने के लिए हम लोग को रक्षक मेखलाएँ मतलब पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, ताकि वो मिट्टी का जो पकड़ है उसको क्या कर सके, मजबूत कर सके और मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने से बच सके, ठीक है। आगे देखिए फसल आवर्तन ना, भूमि के एक भाग विभिन्न फसलों का क्रमिक उत्पादन करके मिट्टी की उत्पादकता को बनाए रखा जा सकता है। मतलब एक फसल के बाद दूसरे गैपिंग देने के बाद दूसरे फसल को उत्पादन करना चाहिए, मतलब एक के बाद एक क्रमिक रूप से क्या करना चाहिए, फसलों का उत्पादन करना चाहिए, ताकि मिट्टी का जो उपजाऊ क्षमता है उसे बना के रखा जा सके, ठीक है। चौथा देखिए नियंत्रित पशुचारण ना, हम लोग को पशुओं को उतना ही चराना चाहिए जितना कि उसको आवश्यकता है, अन्यथा आवश्यकता से ज़्यादा अगर हम लोग उस स्थान पे पशुचारण करेंगे तो वो मृदा क्या हो जाएगा, बंजर हो जाएगा, या तो उसमें क्षरण की क्रिया आ जाएगी, ठीक है। मृदा को जो उपजाऊ क्षमता रहेगा उसमें कमी आ सकता है, ठीक है। आगे देखिए झारखंड में मृदा अपरदन, किस तरह से झारखंड में भी निरंतर मृदा अपरदन बढ़ते जा रहा है, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं ना, झारखंड में निरंतर बारिश के साथ ही लोग क्या करते हैं, कृषि कार्य में जुताई करना प्रारंभ कर देते हैं, और उसके बाद कुछ दिनों बाद वर्षा होने के कारण जुताई क्रिया करते हैं। उसके पश्चात में हवा बहने लगती है, हवा बहने के साथ ही वर्षा और हवा के साथ जो भी मृदा रहता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला जाता है, जिसके कारण जो भी उस मृदा में उपजाऊ क्षमता पाया जाता है वो उसमें कमी आना प्रारंभ हो जाता है। और झारखंड में हम लोग आजकल देख रहे हैं कि वो झारखंड का जो मृदा है उसमें अपरदन की जो क्रिया है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। आज का क्लास इतना ही रहेगा। धन्यवाद।